हम लोग पढ़ रहे हैं आज केमिस्ट्री का लेक्चर। और केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन का लेवल किस एग्ज़ाम में कैसा रहता है वो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री का जो लेवल है आपका यूपी कैटेट में या बीएचयू में या आईसीआर में, वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। बीएचयू में सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और लगभग आईसीआर में भी सेम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनको हल करना है, उनके बारे में अगर हम देखें तो थियरी पे फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। थियरी पे फोकस करने के लिए अगर हम देखें तो बुक के लिए अगर आप प्रेफर करें तो एनसीईआरटी हम लोग बेहतरीन बुक मानते हैं। और आज कुछ हम जो चीज़ें बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम, वो चाहे आपका आईसीआर हो, चाहे आपका यूपी कैटेट हो या कोई भी और कंपटीशन एग्जाम आपका होता है, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कौन से हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है जिसको है ऑर्बिटल के बारे में जानना। तो देखिए ऑर्बिटल के बारे में अगर हम देखें, ऑर्बिटल या हम इसको बोलते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। कक्षक के बारे में हमें जानना जरूरी है। कक्षक क्या होते हैं, कक्षकों के बारे में क्या जानते हैं। तो कक्षक के बारे में हम कहते हैं कि त्रिविमीय आकाश में वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय आकाश में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या हम कह सकते हैं प्रायिकता, या संभावना या हम कह सकते हैं क्या, प्रायिकता अगर आप देखें प्रायिकता अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं, कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। त्रिविमीय आकाश क्षेत्र में वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको पहचानने के लिए कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? कक्षाओं में घूमता है। और कक्षाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये क्या है? कक्षाएं हैं। ये क्या है आपकी सभी? ये हैं आपकी कक्षाएं। ठीक है, कक्षाएं हैं ये। और इन कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन कहाँ पे घूमते हैं? तो उनका भी कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, उनका भी कुछ निश्चित क्षेत्र होता है। उस निश्चित क्षेत्र को हम कक्षक कहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, या यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे उपकोष। और उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है उसको हम कहते हैं कक्षक। जैसे अगर हम देखें तो कक्षक के बारे में आप देखें तो सबसे पहले जानेंगे उपकोष क्या है। उपकोष के अंदर पाया जाता है कक्षक। उपकोष के अंदर होता है, उपकोष के अंदर होता है, उपकोष के अंदर होता है कक्षक। क्या होता है? होता है कक्षक। ठीक, अब कक्षक क्या है अगर आप देखें तो उपकोष के बारे में अगर उपकोष देखें तो उपकोष जैसे क्रमशः होते हैं, क्रमशः उपकोष की संख्या क्या है? एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे 4 जानने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें इस उपकोष में कक्षक कितने होंगे तो आप देखेंगे कक्षक इसमें होता है 1, और वो भी इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे उपकोष अगर हम देखें तो P है और यहाँ पे कक्षक होते हैं 3, और वो कौन कौन से होते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे PX, PY और PZ। ये चेंज भी कर सकते हैं, PX PY को आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें उपकोष D है, इसमें कक्षक कितने होंगे? 5 कक्षक बना लें, 5
कितने बना लें, 5 कक्षक बना लें। ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखें एफ में कक्षक होते हैं कितने, 7। ये जनरली जानने की जरूरत भी नहीं है कि कौन कौन से इनके नाम है, लेकिन 7 होते हैं। ठीक, आप जानते हैं इनकी संरचना किस प्रकार की है, तो उसको देख लेते हैं। यस ऑफकोर्स, यस कक्षक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो यस का कक्षक है वो होता है, कैसा होता है इसको देख लेते हैं। ये इसका जो ज्यामिति होती है, ज्यामितीय, यस की जो ज्यामिति होती है उपकोष की, वो होती है गोलाकार। क्या होती है, गोलाकार होती है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल। क्या कहते हैं इसको, स्फेरिकल। यानी कि हम अगर इसका बनाएं आकार तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो हर जगह होती है। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां यहां यहां, पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है वो हर जगह पाई जाती है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं, ऐसा कोई भी अक्ष नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना हो, हर जगह होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हर जगह है। तो हम कह सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता सभी अक्षों पर है, सभी अक्षों पर है। यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सभी अक्षों पर है, मतलब हर एक डायरेक्शन में है। एक्स पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है, वाई पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है और जेड पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है। यस में कितने कक्षक होते हैं, यस में एक कक्षक होता है जो कि एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में, तीनों ही अक्षों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रायिकता बराबर होती है। कोई भी ऐसा अक्ष नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना हो या शून्य हो, ऐसा कोई भी अक्ष नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे पे देखते हैं। दूसरा है आपका, ये हो गया आपका। इसको अगर हम देखें आगे हम लोग देखते हैं तो देखिएगा प्लीज, आगे हम लोग देखें अगर, तो दूसरा है आपका, देखिए पी कक्षक या पी में कितने कक्षक होते हैं, तो पी में आप देखेंगे 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहां पे अगर हम देखें इनका जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, ज्यामितीय। इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है आपका डंबल के आकार का, डंबलाकार। जो इसकी ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, डंबलाकार होती है, डंबल के आकार की होती है। और चाहे वो पी एक्स हो वो भी डंबलाकार, पी वाई हो वो भी डंबलाकार और पी जेड हो वो भी डंबलाकार होता है। इनको याद करने के लिए आप लोग याद करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ सीख लेते हैं। वो देखते हैं क्या होता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई जेड। अगर आप देखें यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो देखिएगा यहाँ पे x, y और z, यहाँ पे x, y और z, यहाँ पे x, y और z। देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो px बनाना है हमें, तो जो x लिखा है ये, इसी अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो x एक्सिस पे पाया जाएगा, यानी कि इसका जो डंबल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब क्या है, y और z पे इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। किस पे पाई जाएगी? सिर्फ x अक्ष के ऊपर पाई जाएगी। अगर हम कहें पी वाई, तो y में क्या है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि y अक्ष पे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाएगा, यानी कि इसका संरचना कुछ ऐसा होगा। ऐसे अगला आता है पी जेड। क्या आता है? पी जेड। तो यहाँ पे z अक्ष पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व
पाया जाएगा, जेड अक्ष पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाएगा। यहां पे अगर हम देखें कहीं ऐसा बना दिया जाए, कहीं ऐसा बना दिया जाए, अगर आप देखें x, y और z, और आपको बनाना है px बनाना है, तो यहाँ पे px x एक्सिस ये लिया था तो px इसके ऊपर बनाए, यहाँ पे x एक्सिस ये ले लिया तो अब px ऐसा बनेगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, x यहाँ पे ये लिया इसलिए ऐसा बना, x यहाँ पे ये लिया है तो इसलिए px ऐसा बना। तो यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, जो एक्सिस लिया उसी के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन का घनत्व दिखाना है, तो उसको कहेंगे px, py और pz। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिएगा py बनाना हो कुछ ऐसा दूसरे तरीके से, तो आप देखिएगा x, z और y, और हमें py बनाना हो तो देखिए इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि y अब ये लिया है तो अब py ऐसे बनेगा। ठीक है, ये और ये सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये z है और ये y है। ठीक है, तो इसको और इसको सेम नहीं कह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिएगा। जो अक्ष लिया जाएगा उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि px कौन लेंगे, py कौन लेंगे और pz कौन लेंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, BHU वगैरह में क्वेश्चन आता है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन आता है ये कि ये तीनों ही अक्ष जो भी लिए गए हैं ऑर्बिटल px, py और pz लिए गए हैं, इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष के ऊपर और इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष के ऊपर पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर पाया जाता है, अक्षों पर पाया जाता है। ठीक है, अक्षों पर पाया जाता है, अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला ऑर्बिटल आता है, अगला कक्षक आता है आपका, इसको हटा देते हैं। अगला कक्षक आता है आपका अगला कक्षक आता है डी। तो डी के बारे में जानते हैं। डी का जो आकार सामान्यतः हम लोग देखते हैं तो डी में 5 होते हैं। सामान्यतः अगर हम डी में देखें तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर आप देखें तो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 4 हैं, इनका जो ज्यामिति है या इनका जो आकार है, इन चारों का आकार होता है कितना, द्विडंबल। और इसका जो आकार है वो होता है बच्चे की दूधनी के निप्पल जैसा। इसका जो आकार होता है वो बच्चे की जो दूधनी होती है उसमें निप्पल जैसा आकार होता है डी जेड स्क्वायर का। बाद बाकी इन सब का आकार कैसा होता है, द्विडंबल या डबल डंबल या डबल डंबल होता है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। डी का आकार डबल डंबल सबका नहीं होता। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, जिनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो डबल डंबल होता है, जबकि डी जेड स्क्वायर का बच्चे की दूधनी के निप्पल जैसा होता है। याद रखना, बेबी सूथर शेप, या इसको अंग्रेजी में डोनट शेप भी कहते हैं। डोनट शेप क्या कहते हैं, डोनट शेप भी इसको हम कहते हैं, या बेबी सूथर शेप, या इसका नाम क्या हो सकता है, बेबी सूथर शेप, बच्चे की दूधनी जैसा होता है। ठीक है,
अब इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग dxy के बारे में। तो dxy के बारे में जाने तो याद रखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाएगा, जैसे x ले लिया और y ले लिया, z इसके ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो x और y के बीच में पाया जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे x और y के बीच में पाया जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या अक्षों के ऊपर है? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अक्षों के ऊपर नहीं है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखें तो अगला बनाए हम dyz, तो यहाँ पे dyz का मतलब y और z ले लिया, x ऊपर ले लिया और बिलो दी प्लेन। यहाँ पे जो x y के बीच में बनेगा वो बन जाएगा dx या dyz आपका कक्षक। ये भी आपका डबल डंबल है, ये भी डबल डंबल है। इसके बाद अगला आता है आप देख लीजिएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे z ले लें, इसको x ले लें और अगला बनाना है dzx। तो z और x के बीच में बनेगा, तो हमने बना दिया, ये हो जाएगा dzx का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो x और y यहाँ पे बनाना क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है। तो आप देखिएगा इनके ऊपर बनेगा, यहाँ पे ये देखिए ऊपर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला हमें बनाना है dz स्क्वायर। तो देखिए x बीच में y, ये z, यहाँ पे अगर हम देखें तो dz स्क्वायर का कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो ये हो जाएगा dz स्क्वायर। तो ये है आपका बेबी सूथर शेप। और बाद बाकी ये चारों आपके हैं डबल डंबल, लेकिन इनमें भी कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? अगर आप इन तीनों को देखें, किसको किसको, इन तीनों को देखें, अगर आप इन तीनों को देखें तो इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है अक्ष के ऊपर नहीं है, क्योंकि y और z के बीच में है। यहाँ पे x और y के बीच में है, यहाँ पे z और x के बीच में है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर नहीं पाया जाता है। इनमें क्या है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर नहीं पाया जाता है, अक्षों पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर नहीं पाया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो x और y है और इनके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। आप देखिएगा x के ऊपर और y के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें z के ऊपर पाया जा रहा है, तो इसमें हम दोनों में कह सकते हैं क्या, इन दोनों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अक्षों पर पाया जाता है, अक्षों पर पाया जाता है इन दोनों में। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में पूछा गया था, बीएचयू में पूछा गया था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला आता है यफ कक्षक के बारे में। किसके बारे में? यफ कक्षक के बारे में। यफ कक्षक में, यफ में कितने कक्षक होते हैं? 7। और इन सातों का जो ज्यामिति है वो कैसा होता है? ज्यामिति होता है जटिल, मतलब इसको हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं बता सकते। इस टाइप का रहता है, जटिल संरचना इसकी रहती है। तो ये था आपका यस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी कक्षक कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। डी कक्षक कैसा होता है? डबल डंबल के आकार का होता है। लेकिन डी में सभी क्या डबल डंबल के ही होंगे? नहीं, सभी डबल डंबल नहीं होंगे। कौन होंगे? उसमें से 4 होंगे डबल डंबल। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dz स्क्वायर क्यों नहीं होगा? उसका शेप दूसरा होता है। कैसा होता है? बच्चे की दूधनी का निप्पल जैसा, या डोनट शेप, या बेबी सूथर शेप के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट के बारे में अगर हम देखें तो कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं।
कुछ और जानकारी है, इसको हटा देते हैं हम। इसके बाद आता है आपका परमाणु भार। एक हेडिंग और भी है, क्या है? परमाणु भार और अणुभार के बारे में जानकारी। क्या हम लोग देखते हैं? परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार के बारे में जानकारी। ठीक है, परमाणु भार किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं परमाणु भार कहते किसे हैं। परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार को हम लोग ए से, एटॉमिक मास को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर हम देखें तो परमाणु भार ये प्रदर्शित क्या करता है? परमाणु भार क्या प्रदर्शित करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग को हम परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये प्रदर्शित क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित क्या करता है? क्या करता है? परमाणु भार क्या प्रदर्शित करता है वो हम बताते हैं। तो परमाणु भार के लिए जो मानक लिया गया है, इसके लिए मानक क्या लिया गया है? इसके लिए मानक क्या लिया है? मानक क्या लिया गया है? कार्बन 14 मानक लिया गया है। क्या लिया गया है? कार्बन 14, सॉरी कार्बन 12। इसके लिए मानक क्या लिया गया है? कार्बन 12 लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परमाणु, हाँ, ये क्या प्रदर्शित करता है कि किसी का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, किसी भी परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है, परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ये क्या कह रहा है? डेफिनेशन देखिए, ये एक्सप्लेन क्या करता है? किसी भी परमाणु का परमाणु भार वह यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना ज्यादा भारी है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जैसे अगर हम कह दें कि कह दें नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास 14 है वो 1/12वें भाग किसके? कार्बन 12 के से कितने गुना ज़्यादा भारी है? 14 गुना ज़्यादा भारी है। तो एक आया, 1 से 14 गुना भारी है नाइट्रोजन। दूसरा अगर हम देखें जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ये 16 क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि एक ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना ज़्यादा भारी होता है। जैसे अगर हम कहते हैं हीलियम का परमाणु भार 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 4 गुना ज़्यादा भारी है। ये प्रदर्शित करता है। जैसे हम कहें यूरेनियम का परमाणु भार
यूरेनियम का परमाणु भार 235, मान लीजिए ये दिया गया है 235 परमाणु भार। एक यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 235 गुना ज़्यादा भारी है। जैसे अगर हम कह दें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, एक बार फिर से सुनिए कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12 भाग से 7 गुना ज़्यादा भारी है। एक बार फिर से देखिए, जैसे हम कह दें सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, ये क्या प्रदर्शित करता है सोडियम 23, ये प्रदर्शित करता है कि सोडियम का परमाणु भार 23 यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 23 गुना ज़्यादा भारी है। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से बराबर है, 1 का मतलब बराबर है। ऐसे ही अगर हम देखें तो फास्फोरस का 31 होता है परमाणु भार, ये परमाणु भार 31 क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 31 गुना ज़्यादा भारी है। तो मुझे लगता है कि परमाणु भार के बारे में कुछ जानकारी पता चली होगी। अब बात आती है कि ये परमाणु भार किस में लिखा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान की यूनिट परमाणु भार को या भार की जो यूनिट है, क्या है, यूनिट है वो है आपका AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि इसको कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान संहति, परमाणु द्रव्यमान संहति उसको बोल सकते हैं। क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, AMU को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है कि 1 AMU बराबर होता है 1.166 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। क्या AMU की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। AMU की जगह पे सिर्फ U भी लिख सकते हैं, या तो U लिख दो या AMU लिख दो। U का मतलब है यूनिफाइड मास, क्या मतलब है, यूनिफाइड मास। U की मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। तो या तो परमाणु भार की यूनिट क्या है, U है या AMU है। क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपका परमाणु भार। परमाणु भार के बारे में जानकारी पता चल गई। अब यहीं से आता है अगला अणु भार। क्या आता है, अणु भार। अणु भार के बारे में जानते हैं हम लोग, अणु भार क्या होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अणु भार के बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं हम। अणु भार के बारे में जानते हैं हम लोग, देख लीजिएगा। अणु भार, अणु भार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है अणु भार का मतलब, मॉलिक्यूलर मास। अणुभार क्या होता है, सबसे पहली बात समझते हैं अणुभार के बारे में। अणुभार क्या है, परमाणु भारों का योग। जितने एक अणु में जितने परमाणु दिए होते हैं उन सब का परमाणु भारों का योग अगर हम कर दें, सम कर दें, जोड़ दें, तो वो हो जाएगा अणुभार। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। कैसे लिखेंगे, परमाणु भारों का किसी भी अणु में उपस्थित किसी एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित, किसी एक अणु में उपस्थित संपूर्ण परमाणु भारों का, परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है।
योग अणुभार कहलाता है। ठीक है, मतलब एक अणु में उपस्थित जितने परमाणु भार हैं उन सबका योग कर दें तो अणुभार कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे तो आप देखिएगा, जैसे हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका अणुभार क्या होगा? इसका अणुभार हो जाएगा, देखिएगा, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 का 2 गुना कर दें क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32। इन सबको जोड़ ले, कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें पानी के लिए, H2O के लिए, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो इसमें परमाणु भार हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए परमाणु भार कितना होता है? 16। यहाँ पे जोड़ दें 16, ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो पानी का अणुभार कितना होता है? 18। जैसे हम ले लें अमोनिया NH3, ये ले लिया। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो आता है ग्लूकोज C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुभार निकालते हैं तो परमाणु भार कार्बन का 12, 6 कार्बन है तो 12 छिंग 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, गुणा कर लेंगे, 16 छिक्का 96, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 180। क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2-4 का और निकाल के देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का कितना होता है द्रव्यमान? परमाणु भार बोलिए। परमाणु भार कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो अगला है आपका H2O2, इसका है H2O2, तो इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का 16 होता है 1 का, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। ऐसे ही अगर हम देखें तो H2SO4 का निकालने की कोशिश करते हैं, H2SO4 का निकालने की कोशिश करते हैं तो H2SO4 का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 लेकिन 4 ऑक्सीजन है, 16 चौकू 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ठीक है, ऐसे अगर हम चाहें तो शुगर का भी देखते हैं। शुगर C12H22O11, C12H22O11, ये क्या है? शुगर है, चीनी है। इनका निकालते हैं अणुभार, कैसे निकलेगा? एक कार्बन का कितना होता है? 12, लेकिन 12 कार्बन है तो 12 बारियम 144, 12 बारियम 144। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 22 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 22 एकम 22 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन 11 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 11 सोडियम 176, इन सबको जोड़ोगे तो 342 आपका आ जाएगा। अब सोचने वाली बात क्या है? सुनिएगा, सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात है कि जैसे आपने परमाणु भारों में कुछ उनकी यूनिट बताई थी, तो क्या यहाँ पर भी इनकी यूनिट होगी? हाँ बिल्कुल होगी। यहाँ पे यूनिट क्या होगी? यहाँ पर भी सेम वही यूनिट होगी। क्या होगी? यहाँ पे ये हो जाएगा AMU, ये क्या हो जाएगा? AMU, ये क्या हो जाएगा? AMU, ये क्या हो जाएगा? इन सब की यूनिट क्या है? AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये परमाणु अणुभार हैं। अणुभार को भी हम जैसे परमाणु भार को AMU में लेते थे या U में लेते थे, ठीक वैसे भी अणुभार को भी AMU या U में लेंगे। कोई चेंजमेंट नहीं है, इनको आराम से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इनको आराम से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है?
तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। अणुभार के बारे में हमने बताया, तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने क्या जाना, बोलिए भाई। सबसे पहले हमने जाना कि अणुभार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार के बारे में क्या जाना? परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार किसी भी परमाणु का परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है, पहली बात। दूसरा, परमाणु भार प्रदर्शित क्या करता है? परमाणु भार प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना ज्यादा भारी है, ये जाना। फिर हमने जाना क्या? फिर हमने जाना आपका अणुभार। अणुभार क्या होता है? किसी एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उन सब परमाणु भारों का जो योग है उसको बोलते हैं अणुभार, वो होता है अणुभार। अणुभार को प्रदर्शित किस में करते हैं? प्रदर्शित करते हैं AMU 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 में। क्या अगर हम देखें, क्या ये प्रदर्शित क्या करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का जो भार है वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 44 गुना ज्यादा भारी है। ठीक वैसे परमाणु भार में भी था, ठीक वैसे अणुभार में भी है। ऐसे ही H2O का अणुभार 18 है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 18 गुना ज्यादा भारी है। ऐसे ही अमोनिया का 17 AMU जो परमाणु अणुभार है वह यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 17 गुना ज्यादा भारी है। ग्लूकोज का अणुभार 180 AMU यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 180 गुना ज्यादा भारी है। ऐसे ही CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100 AMU है। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु का जो भार है वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 100 गुना ज्यादा है। H2O2 का अणुभार 34 है। यह प्रदर्शित करता है कि वह एक H2O2 का अणुभार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 34 गुना ज्यादा भारी है। जैसे H2SO4 का अणुभार क्या प्रदर्शित करता है? 98। यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से ये 98 टाइम्स ज्यादा है, उतने गुना ज्यादा भारी है। ऐसे ही सुक्रोज या चीनी का जो सूत्र है वो उसका जो फॉर्मूला है अणुभार है वो है आपका 342 AMU, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि चीनी के एक अणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 342 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इतना सब पढ़ लिया है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग नया लेक्चर लेके मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।